गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस भाग में जानेंगे भारत का जो पर्वत है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हम भारत के जो भौगोलिक जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने जाना था। तो मैंने उस वाली वीडियो में आपको बताया था कि भारत को हमने 6 भौगोलिक वर्गीकरण में बांटा था, जिसमें से जो उत्तर का पूरा हिमालय था, उसके बाद भारत का जो विशाल मैदान था, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है, उसको उसमें बांटा था। उसके बाद जो भारत का जो डेजर्ट था उसको उसमें बांटा था। उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू था उसमें बांटा था, और जो भारत का तटीय मैदान थे उसमें बांटा था, और जो भारत के जो आइलैंड थे, ये 6 प्रदेशों में हमने भारत को बांटा था। तो आज हम भारत के जो पर्वत हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज हम सिर्फ हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी पर्वतों को मैं कवर करवा दूंगा। तो आज हम जानेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, और इसमें उसके ग्लेशियर के बारे में, उसके जितने भी रेंज हैं उनके बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको कवर करवा दूंगा। और इसमें जो उसके प्रमुख दर्रे हैं, जितनी छोटी छोटी उसकी पहाड़ियां हैं, उनके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो हिमालय है वो बना कैसे। तो हम सबसे पहले जाते हैं, जब शुरुआत हुई थी हम जो प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो पहले एक पेंजिया नाम का एक विशाल भूखंड हुआ करता था, और इसमें ये जो ओशियन हुआ करता था पेंथालासा। तो क्या हुआ कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का आधार एच हेंस द्वारा प्रस्तुत समुद्र तल विस्तारण की अवधारणा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार 65 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व इसकी जो शुरुआत हुई थी उसको माना जाता है। मिलियन वर्ष पूर्व आज के हिमालय की अवधारणा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार 65 मिलियन वर्ष पूर्व आज के हिमालय के स्थान पर एक विस्तृत टैथिस सागर हुआ करता था। देखिए क्या था कि ये जो स्थान था यहाँ टैथिस सागर हुआ करता था, क्योंकि ये जो यूरेशियन जो प्लेट है तो यहाँ पे हुआ करता था टैथिस सागर। तो क्या था कि जब इंडियन प्लेट पहले अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई थी, तो क्या हुआ कि जब इसकी गति जब इसमें नॉर्थ की तरफ जब बढ़ने लगी, तो ऑस्ट्रेलिया की गति इस साइड बढ़ने लगी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। जब नॉर्थ की गति बढ़ने लगी तो यहाँ पे जो टैथिस सागर था, जब यहाँ पे इसका यहाँ पे खिसकने लगी कि क्या होता है कि जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है, मतलब कई सालों में 1 सेंटीमीटर का इसमें विस्थापन होता है। तब आपने हमेशा देखा होगा जब ये विस्थापन होता है तो हमेशा जो हमारे पहाड़ी एरिया है हिमालय साइड के, वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि अब ये पिछले कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि जो काठमांडू है नेपाल में भूकंप आया था। तो इसका कारण यही था कि जो इंडियन प्लेट है, क्या है कि अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट है जो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी, तो जो बीच में जो टैथिस सागर था, जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टैथिस सागर था, जब यहाँ क्या होता था, देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेटें किस टाइप की होती हैं। प्लेटें बहुत सारे टाइप की होती हैं। इसमें या तो ऐसी हो कि जैसे 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो या ये होता है जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के अपोजिट गति कर रही हैं, अगर ये टकराएंगी तो या तो ये दोनों ऊपर उड़ जाएंगी या दोनों नीचे धंस जाएंगी, या तो ये होगा कि एक ऊपर चढ़ जाएगी और एक इसके नीचे आ जाएगी, ऐसे। तो जो इंडियन प्लेट है वो जो यूरेशियन प्लेट क्या था कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र था बहुत कठोर था, पूरा इतना ज़्यादा कठोर होने की वजह से वो मुड़ा नहीं, तो इंडियन प्लेट जो है उसके नीचे धंस गई। तो आपने देखा होगा कि जब ये यहाँ पे टैथिस सागर था तो उसका जो मलबा है, उसके जो अवसाद हैं एकदम ऊपर उठने लगे। तो आपने ये हमेशा देखा होगा कि जो ये देखिए, जो ये वाला अभी मैंने आपको बताया, जो ये वाला है यहाँ पे जो बल है बहुत ज़्यादा लगा पूर्व के साइड पे। तो जो पूर्व का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पाया जाता है। सबसे तीव्र जो ढाल है वो यहीं पाई जाएंगी। और यहाँ का जो क्या है कि यहाँ पे चौड़ाई अधिक पाई जाएगी और यहाँ पे ऊंचाई अधिक पाई जाएगी। यहाँ पे चौड़ाई बहुत कम है, जहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर औसतन जहाँ पे चौड़ाई है, यहाँ पे लगभग 160 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। ये इसका मुख्य कारण है। तो ये है इसका। और देखिए मैं इसमें अगर बताऊं तो इंडियन प्लेट इस तरीके से, जो इंडियन प्लेट है ये है, और जो यूरेशियन प्लेट है इसके नीचे धंसती चली जा रही है। और यहाँ पे जो टैथिस सागर था, देखिए ये टैथिस सागर पहले यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इसके अवसाद एकदम जब ये नीचे धंसती चली गई तो ये टैथिस सागर खत्म हो गया, इसके जो पूरे अवसाद हैं ऊपर आ गए। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, ये इसका मुख्य कारण है।
और यहाँ पे क्या होता है कि ये लगातार नीचे की गति करती रहती हैं क्योंकि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर देखूं तो इसकी जो उत्पत्ति मैंने आपको बता ही दी, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोवर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड में गोंडवाना नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या होता था कि जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो जो ऊपर साइड का भाग था ये वाला, ये अंगारा लैंड का भाग हो गया था और जो नीचे वाला था वो गोंडवाना लैंड का भाग होता था। तो जब आपने इंडिया को देखा होगा तो इंडिया जो ये वाला पूरा क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये जो पूरा है ये गोंडवाना लैंड का भाग है और जो ऊपर का क्षेत्र है वो अंगारा लैंड का भाग है। ये जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये वाला जो है अंगारा लैंड का भाग है। तो इसमें ये वाली बात है, ठीक है। तो गोंडवाना नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था, जिसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रायद्वीप पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा और ऊपरी क्रेटेशियन काल में 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी तय की और यूरेशिया और भारतीय प्लेटों के बीच यह टकराव समुद्री प्लेट के निमज्जित हो जाने के बाद यह समुद्री और महाद्वीपीय टकराव में बदल गया। 650 मतलब मैंने बताया ना 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई, तब से लेकर अब तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की भूपर्वती जो है लघुकरण की घटना हो चुकी है। साथ ही भारतीय प्लेट का उत्तरी हिस्सा 45 अंश के आसपास घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम चुका है। आपने देखा होगा कि जो भारत का जो ईस्ट है, मतलब ईस्ट का जो हिस्सा है एकदम घूम ऐसा चुका है, क्योंकि वहां पे जो फोर्स है बहुत ज्यादा लगा है, इसलिए वहां पे जो पहाड़ियां हैं बहुत ज्यादा ऊंची हैं। जो कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, बाकी जितने पहाड़ हैं, मैं अभी आपको सभी की ऊंचाई और सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो एक जो घूम चुका है, इस टकराव के कारण हिमालय की 3 श्रेणियां की अलग अलग रचना इस काल में हुई, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या है, जो ट्रांस हिमालय है, तो सबसे मतलब जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले का था। उसके बाद जो 3 रेंज की उत्पत्ति हुई, एक तो था महान हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, फिर हुआ मिडिल हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं, इसके बाद हुआ शिवालिक, मतलब 3 श्रेणियों की इसमें उत्पत्ति हुई थी। अब मैं आगे की बात करता हूं, तो अगर मैं आगे की बात मैं करूं तो ये देखिए, हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय महाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर है, मतलब ये 24-2500 किलोमीटर है। चाप की आकृति का मतलब ये है कि जहाँ पे एक तरफ सुलेमान रेंज है, इसके बाद जो अपना जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक एकदम ऐसे इस टाइप से, मैं आपको मैप में आपको समझाता हूँ। मैप में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक तरफ जैसे यहाँ पे एकदम चाप के आकार का, मतलब इस टाइप से कि पूरा ऐसा चाप बनाया जाए कि ये पूरा ऐसे हो जाए, ये पूरे चाप के आकार का काम करता है। तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है, किलोमीटर में फैला है। इस चाप का जो उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। देखो किस किस देश में फैला है, ये जानना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये पाकिस्तान में है, जैसे आपने हिंदू कोश और सुलेमान रेंज देखी होंगी, और सुलेमान रेंज और हिंदू कोश जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच में भी है। और भारत में तो है ही है, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट मिलेगा, और भूटान में है, चीन में तिब्बत, और ये ट्रांस हिमालय वहीं पाया जाएगा। म्यांमार जो हमारा जो ईस्ट के ऊपर जो मुड़ा है, इसका बहुत सारा भाग म्यांमार में भी लगता है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखर में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा बर्फ शिखर, जो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वीडियो में आपको जो भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो जो ये है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848.86 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा। क्या होता है कि जो ये है, इसमें नेपाल में सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, हिमालय को। और हिमालय अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेश, लांगतंग, मनसलू, रोलवालिंग, जुगलू, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज्यादा हिमनद हैं। हिमनद का मतलब ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बारे में आपको बताऊंगा।
कि ग्लेशियर वो होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो पूरा बर्फ से ढका हो, लेकिन जो समुद्र तल हो इससे ऊंचाई में बहुत हो, क्योंकि ऊंचाई के साथ में ही तापमान घटता है, इसलिए जो हिमनद होते हैं बहुत ऊंचाई में ही होते हैं। जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में, जो 12 नहीं है, ये 72,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अगर मैं इसकी बात सियाचिन की बात करूं, हाँ, तो फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। हिमालय की प्रमुख नदियों में शामिल है, जिसमें जिसमें क्या है कि यहाँ से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। अगर मैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ये तब की नदियां हैं जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या हुआ था कि जब हिमालय का जब फॉर्मेशन जब हुआ उससे पहले भारत के पूर्वी मोड़ को देखें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है मतलब जो हिमालय का फॉर्मेशन है उससे पहले बहती आई है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हिमालय बढ़ता गया, लेकिन क्या होता है कि बहुत थोड़ी थोड़ी इसका बल लगता है, लेकिन जो नदियां हैं लगातार बहती रहती हैं, तो काट काट के इन्होंने बहुत बड़ा गौर्ज कर दिया है, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया है। इससे आपने देखा होगा कि जो भारत में प्रवेश करती है तो वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको लेके है। और सेम चीज सिंधु नदी में भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे इतनी ज्यादा चौड़ाई होने के बावजूद भी वो ऐसे उसने काट दिया है पर्वत को, उसके बीच से बहती है, तो इसको लेके है। भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों के एशियाई प्लेट के टकराने से बना है। जो मैंने बताया ना कि जो यूरेशिया प्लेट है और भारत प्लेट के टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लगभग पूर्व हुआ था। मध्य हिमालय का उत्थान, जो मिडिल हिमालय है उसका उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व मतलब 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय में मुख्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जिसमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर और अमरनाथ और ये है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कश्मीर में मतलब जो इसकी उत्पत्ति से जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें आपने सोनमर्ग और गुलमर्ग का नाम सुना होगा, तो वहाँ के जो घास के मैदान है उनको सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है। देखो अब मैं हिमालय के मैं थोड़ा उसके मैं बात करूं तो हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, मतलब बर्फ का घर होता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का जो कई नामों से जाना जाता है, नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बत में इसे चेमो लंगवा मतलब पर्वतों की रानी कहते हैं। हिमालय पर्वत की चोटी का नाम बंदरपूंछ है, एक चोटी का नाम बंदरपूंछ है और यह चोटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13,731 मीटर है, फुट है, सॉरी। इसे सुमेरु भी कहा जाता है। क्या है कि बंदरपुंछ ही जो क्या है कि यहीं से गंगा नदी का प्रादुर्भाव होता है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। बंदरपुर जो ग्लेशियर है यहीं से निकलता है। हिमालय के निर्माण की अगर मैं और बात करूं तो आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के भूभाग खंड थे। लाखों वर्ष इन दोनों भूखंडों का अपर्दन होता रहा और अपर्दित पदार्थ जैसे मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद गाद का मतलब वही है जो उसका मलबा होता है, टेथिस सागर में जमा होने लगे। तो ये दो विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे और दो विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मुड़ पड़ने लगा। ये बलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह के ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल बलित पर्वत का मतलब ये होता है कि बहुत मोड़दार पर्वत हों और लगातार श्रृंखलाएं हैं, उनको बलित पर्वत कहा जाता है। बहुत सारे बलित पर्वत के उदाहरण होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हिमालय तो है ही, इसके बाद अगर मैं यूरोप में भी हैं, अगर मैं रॉकीज देखूं, एंडीज देखूं, एटलस देखूं, तो ये सारे पर्वत जो हैं, एल्ब्रुस पर्वत यूरोप में है, ये सारे पर्वत जो हैं बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ, की श्रृंखला रूप में आए हैं। इस क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल बलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, तो इसे आज हम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये बात करें, अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं, इसे ट्रांस हिमालय टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र इसका उसमें भी है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हाँ, इसका बहुत सारा जो हिस्सा है ये तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीनी हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई औसत जो इसका चौड़ाई है लगभग 40 किलोमीटर है। यह श्रेणी जो है, अगर मैं क्या होता है कि जो ट्रांस हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय है, इनके बीच में अगर मैं इन दोनों को किससे अलग होता है तो इंडस
इंडस सांपू सटर जोन द्वारा भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग होता है। अगर मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो जैसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मैं इसको सब मैप में भी आपको बताऊंगा, तो प्लीज अभी आप देखते जाइए बस। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसके क्रोड में आग्नेय शैलें पाई जाती हैं जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्व में शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर का जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जैसे मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा तथा नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय छेद द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। हालांकि पूर्वी नेपाल हिमालय की तीन श्रेणियां मुख्य श्रेणियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अब मैं मध्य हिमालय की और बाकी मैं बात किए ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम उसमें चलते हैं। अगर मैं मध्य हिमालय की बात करूँ तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है महान हिमालय और मध्य हिमालय की दो बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर और पूर्व में काठमांडू घाटी है। जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल, हिमाचल में से धौलाधर और उत्तराखंड में से मंसूरी तथा नाग टिब्बा तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं मध्य हिमालय मिडिल हिमालय की मैं बात करूँ तो अगर मैं शिवालिक की बात करूँ तो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय तथा उप हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ सबसे कम और कम ऊंचाई की चोटियां होती हैं। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह लुप्त भी हो गई है, कहीं कहीं लुप्त हो जाती है, कहीं कहीं निकल आती है। इसका बहुत बेसिक इसका वो है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल में जो मिरी, मिसमी, अभोर पहाड़ियां जो हैं शिवालिक का ही रूप हैं। जो आप याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश में है 3 इसकी पहाड़ियां हैं, मिरी, मिसमी, अभोर, ठीक है। इसकी 3 श्रेणी मतलब जो पहाड़ियां पाई जाती हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून आपने सुना होगा, ये उसी का उदाहरण है। अगर मैं लघु हिमालय की बात करूं तो लघु हिमालय पर्वत का वह भाग है जो महान हिमालय ग्रेटर हिमालय के दक्षिण समांतर तक फैला हुआ है। लघु हिमालय कहलाता है। यह अंचल मध्य हिमालय तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह हिमालय ही है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 1600 से लगभग 3000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। अब मैं सारी जो पर्वत रेंज है इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि अगर मैं ट्रांस हिमालय की मैं बात करूँ तो जो है ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ कि वो पहाड़ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बन गए थे, तो उसमें ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आएंगी? अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूँ तो ट्रांस हिमालय में देखिए इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल, यहाँ पे है पीर पंजाल श्रेणी है। तो ये जो 4 श्रेणी है इसके अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? तो इसका आंसर जो है ये है काराकोरम, नहीं, इसका जो आंसर है वो है लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। और पता है अगर मैं इसमें ग्रेटर हिमालय की और बात करूं तो दुनिया के जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज हैं वो भी इसी में पाई जाएंगी। तो अगर मैं दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है अगर मैं उनकी बात करूं तो अभी मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज अगर मैं बात करूं तो इसमें आज हम इसमें मैप में समझे कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज इसमें पाई जाती है। तो पहली बात तो आज हम ये बात करें कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ये नेपाल में पाई जाती है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा है जो भारत में पाई जाती है, कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाएगी जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर है। अगर मैं केटू की बात करूँ, आपका क्वेश्चन होगा केटू किस में आता है, तो केटू जो आता है वो ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय ये है कि यहाँ पे जो केटू पाया जाएगा जो काराकोरम जो रेंज है ना, काराकोरम रेंज में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे काराकोरम रेंज में यहाँ पे पाया जाएगा। इसकी जो टोटल ऊंचाई है इसकी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है केटू की। गॉडविन ऑस्टिन केटू भी इसको बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ऊंचे मैंने अभी बोला कि इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तोतेस, नागा पर्वत और इसमें बेसेर, बरूम, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामठू, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नामचा बरवा, त्रिशूल, ये सब इसी के उदाहरण हैं। बहुत सारे जो पर्वत हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई भी है, क्या है कि ये यहाँ तक तो चला गया है, ये नामचा बरवा तक यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे पटकाई बूम है, नागा की पहाड़ियाँ हैं, मेजो की पहाड़ियाँ हैं, ये सब यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये इसके प्रमुख वो है। अगर मैं ये बात करूं कि क्या है कि हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है,
ठीक है। जो ग्रेटर हिमालय है और लघु हिमालय के बीच में इन दोनों को अलग कौन करता है, तो इसका जो आंसर होगा मैन सेंट्रल थ्रस्ट। जो क्या है कि मैन सेंट्रल जो थ्रस्ट है, जो जैसे ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लघु हिमालय, मिडिल हिमालय है, तो इनके बीच में जो स्थान है, इस बीच के स्थान को हम बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोला जाता है। मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट इसको हिंदी में बोला जाएगा। ये इसका मतलब ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस वाले में बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, तो मैं आपको दर्रों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम रेंज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो इसको लेज़र हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की मतलब हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। अगर मैं लघु हिमालय की बात करूँ तो इसकी जो ये है लघु हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर है, तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 1300 से 1500 मीटर है। अगर मैं लघु हिमालय की बात करूँ तो इसकी औसत ऊंचाई है 1300 से 1500 मीटर इसमें पाई जाएगी, ठीक है। जब लघु हिमालय में साधारणतः जीवाश्म में रहित परतदार तथा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज इसकी प्रमुख चट्टानें हैं। लघु हिमालय के दक्षिणी सीमांत पर ऑटोक्थोनस चट्टानें पाई जाती हैं, जो अपर पैलोजोइक से लेकर इयोसीन की चट्टानों से बनी हैं। इनमें कहीं कहीं ज्वालामुखी चट्टानें भी पाई जाती हैं, तथा पीर पंजाल कम मध्य के क्षेत्र में ऑटोथोनस प्रकार की चट्टानों से फैली हुई हैं। अगर भारी मात्रा में वनों की कटाई और नगरीकरण के कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपरदन भी हुआ है। अगर मैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूं तो हिमालय श्रृंखला की लंबाई जो है लगभग मैंने भी बताया 2500 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग देखो क्या है कि हिमालय एक पलित पर्वत का उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताया है, और इस काल को जो सिनोज़ोइक युग भी कहा जाता है। अगर मैं इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं इसकी प्रमुख चोटी बताऊं तो देखिए नागा पर्वत है, जम्मू कश्मीर के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर नागा पर्वत की बात करूं तो जो नंगा पर्वत जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा यहाँ पे, नहीं चल रहा है, हाँ। अगर मैं नंगा पर्वत की बात करूं तो नंगा पर्वत ये है। अगर मैं इसकी जो ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हो उनको गुलमर्ग सोनमर्ग भी बोला जाता था। अगर मैं देखो अब मैं पहाड़ियों की बात करूं, कुछ पहाड़ियों के नाम भी मैं आपको बताता हूं कि देखो अब मैं इसमें आता हूं जो इसका, हाँ क्या है, ये है अपना हिमाचल प्रदेश वाला भाग। तो इसमें बहुत सारी मतलब जो चोटियां हैं तो इनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले है इसके सोनल की पहाड़ी, पहले आएगी सोनल की पहाड़ी, दूसरे नंबर में आएगी इसमें कुल्लू की पहाड़ी, तीसरे नंबर में आएगी मनाली की पहाड़ी, ये सब लघु हिमालय के होंगे, क्योंकि ये जो ग्रेटर हिमालय है उसमें तो नहीं हो सकता, उसकी ऊंचाई तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो, पहाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ये क्या है कि मैं वो पहाड़ियाँ बता रहा हूँ जहाँ पे लोग जा सकते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर मैं मंडी की पहाड़ी, और इसके बाद आएगा धर्मशाला, जो धर्मशाला की पहाड़ी आएगी। इसके बाद लैंसडाउन की पहाड़ी, लैंसडाउन की पहाड़ी। इसके बाद आएगी डलहौजी, डलहौजी जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पाई जाएंगी, डलहौजी पहाड़ी, डलहौजी पहाड़ी भी यहीं पाई जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो यहाँ पाया जाएगा, ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो कोमेट पर्वत, जो कोमेट पर्वत है, उसके बाद चौखंबा पर्वत, चौखंबा पर्वत, इसके बाद दूनागिरी पर्वत, इसके बाद त्रिशूल पर्वत, इसके बाद आएगा नंदाकोट पर्वत, इसके बाद आएगा नंदा देवी। ये जो सारी ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पाई जाएंगी। क्या है कि जो नंदा देवी है इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको कहा जाता है। अगर मैं इसमें कुछ क्या है कि अगर मैं घूमने वाली जगह की मैं बात करूं तो इसमें मंसूरी की पहाड़ी, पालम खेत, रानी खेत, देहरादून, ये सब आपको उत्तराखंड में पाए जाएंगे।
अगर मैं नेपाल में बात करूं तो नेपाल में मतलब कुछ चोटियां हैं नेपाल की। अगर मैं बात करूं, अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल में बहुत सारी चोटियां हैं। नेपाल अपना ये क्षेत्र पड़ेगा, ये क्षेत्र है। अब मैं आपको दूसरे मैप में आपको दिखाता हूं, इसमें हाँ इसमें आपको दिखाता हूँ। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में बहुत सारी चोटियां हैं। नेपाल की मैं बात करूं तो नेपाल में है जैसे मकालू पर्वत, ये सीधे पूछता है, ये ऊंचाई तो पूछता ही है कभी कभी, लेकिन सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है मकालू पर्वत भारत में है या नेपाल में है, ये भी पूछा जाता है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट पूछूं, माउंट एवरेस्ट 8,800, बहुत सारी जगह 48 भी मिलता है, बहुत सारी जगह 50 भी मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन में पूछा क्या गया है, लेकिन अगर लिखने की बात आए तो 8,848 मीटर ही आप लिखिए, उससे काम हो जाएगा। इसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद एपी। ये इसकी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम ये है हमारा, हाँ अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में हमारा जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा जो है जो पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी है। इसमें इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में पाई जाएगी। इसे भारत सरकार ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया है। और चेलामुंग झील जो है सबसे ऊंची झील भी है, यह पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अगर ये वाले क्षेत्र की बात करूं तो इसमें प्रमुख चोटियां मतलब प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पहला देखो मैं पहले दाफला, दाफला के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी, अबोर के बाद मिसमी, मिसमी के बाद आएगा पटकाई बुम, पटकाई बुम का नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये इसकी जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं। अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार में जो इसे है, जो ये वाला ये म्यांमार लगता है, तो म्यांमार में इसको क्या कहा जाएगा? म्यांमार में इसे अराकान योमा श्रृंखला कहा जाता है। म्यांमार में से जो श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ से मुड़ी हुई श्रृंखला है, तो ये बहुत सारा क्षेत्र यहाँ पे लगता है जो सीधी पहाड़ियां यहाँ पे है, तो म्यांमार में इसको अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा इसे म्यांमार में कहा जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें। अगर ये पता है इसमें ये अब मैंने ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में आज में मैंने बता ही दिया। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये अपनी ऊंची, हाँ अब मैं इसमें आता हूँ। हाँ ये है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया, जिसमें आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इसमें काराकोरम की अगर मैं बात करूं तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे उत्तरी छोर पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। इसे जिसमें जो अभी मैंने आपकी केटू के बारे में बताया, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी भी है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू की अगर मैं बात करूं तो। और अगर मैं बात करूं तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो काराकोरम का ही हिस्सा है। अगर मैं जास्कर की बात करूं तो जास्कर पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है अगर मैं जास्कर की बात करूं। और राका पोसी पर्वत यह दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाले जो पर्वत है वो यहीं पे पाया जाता है। ये इसकी खास विशेषता है। जो शिवालिक है, शिवालय जो क्या है कि इसका हिमालय का सबसे बाहरी ये है। ये यहाँ पे एकदम गायब हो जाती है, फिर यहाँ पे निकल आती है। ये इसका है। यहाँ पे जो सुलेमान रेंज है ना, ये सुलेमान रेंज है, ये इसी का भाग है। क्योंकि क्या होता है कि वो मानते ही नहीं है, तो इसी के नाम से ये इसी का भाग है। सुलेमान रेंज जो पाकिस्तान में है, इसी का भाग है। तो ये छोटे छोटे घूमने वाले स्थान जो यहीं पाए जाते हैं, कहीं पे गायब हो जाती है, कहीं पे निकल आती है। तो इसमें बहुत सारी, यहाँ पे मैंने अभी आपको बहुत सारी चोटियां भी बताई हैं, तो ये इसी का भाग है। ये देखिए, इसमें इसमें मिरी, अबोर और ये पटकाई बुम, ये सारी इसी के भाग हैं जो शिवालिक है। अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक जब ये यहाँ से मुड़ गई है, शिवालिक जब यहाँ से मुड़ी तो जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो यहाँ पे बीच में गायब हो गई। जैसे यहाँ पे गायब हो गई थी वो,
में से यहाँ पे बीच में गायब हो गई, और यहाँ पे जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान अपना जो सी भी लगता है यहाँ पे बाहर वापस निकाल आई। तो बहुत सारी जो अपने आइलैंड हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ग्रेट अंडमान निकोबार, बहुत सारे आइलैंड हैं। तो इसमें ये अलग से चैप्टर में इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो आगे आगे के हम देखते हैं। इसमें जो प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो इसमें जो पढ़ने वाले ग्लेशियर हैं 4। इसमें हिस्पर, बाल्टारो, बियाफो और सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कि नॉर्थ से साउथ में इसको लगाइए। तो इसमें देखिए सबसे नॉर्थ में आएगा बाल्टोरो आएगा, उसके बाद आपका हिस्पर आएगा, उसके बाद बियाफो आएगा, उसके बाद सियाचिन आएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे गंगोत्री है, मिलाम है, पिंडारी है, ये यहाँ पे ग्लेशियर हैं जहाँ से अपनी गंगा नदी और यमुना नदी निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेपाल में भी हैं, इसके बाद सिक्किम में भी हैं, भूटान में भी हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 4 तो है ही। अब मैं कुछ पर्वत चोटियां मैंने अभी उनके बारे में बताया था, तो अब मैं एक एक करके उनकी ऊंचाई बताता हूं। तो मैंने अभी आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया था कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, उसकी 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगर मैं कंचनजंगा की बात करूं जो सिक्किम में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है 8,598। क्या है कि अगर इन दोनों का लिंक करना हो तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 13 मीटर का अंतर है। ये इसकी प्रमुख जो पॉइंट है। अगर मैं मकालू की बात करूं तो मकालू आपको जो ये माउंट चोटी पाई जाएगी वो पाई जाएगी नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। अगर मैं धौलागिरी की बात करूं तो ये भी नेपाल में पाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। अगर नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा की बात करूं तो ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। अगर मैं नंदा देवी की बात करूं, नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। अगर मैं कामेट की बात करूं तो यह भारत में है और ये इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगर मैं नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगर मैं गुरुला मंदाता की बात करूं तो यह भी नेपाल में पड़ेगा और 7,728 मीटर इसकी प्रमुख ऊंचाई है। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात करूं, दर्रों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसमें ट्रिक भी आपको बता दूंगा। इसमें देखिए, अगर मैं जम्मू कश्मीर के अगर प्रमुख दर्रों की बात करूं, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये इसमें क्या है लोकेशन पूछी जाती है, लेकिन जो बहुत बड़े एग्जाम हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन सीधे नाम पूछे जाते हैं किस स्टेट में है, ये पूछा जाता है। अगर इसकी ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक तो इसकी बहुत अजीब सी है। पंकज बाबू से याद हो जाएगा आपको, ये पंकज, देखिए पंकज बाबू। पंकज से आजा पीर पंजाल, का से आजा काराकोरम, जा से जोजिला और बाबू से आएगा बनिहाल और बुर्जिल। पंकज बाबू हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ, तो इसमें हम लिखते हैं सराबी। अगर सराबी से याद हो जाएगा, सराबी जो हिमाचल प्रदेश में अगर सराबी, वो मतलब वैसे नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। सराबी, सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, ये इसका शॉर्टकट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है नीलम से क्या आएगा, नीति, लिपुलेख और माना, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। लेकिन इनको याद करने का, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में पाया जाएगा, जय लेप्टो दर्रा आपको सिक्किम में पाया जाएगा, बॉम्बिडल दर्रा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू ये भी अरुणाचल प्रदेश में, तुजू आपको मणिपुर में आपको मिलेगा। ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो क्या है कि ये तो लंबाई के आधार पर है, लेकिन क्या है कि इसमें एक तो विभाजन इस टाइप से होता है कि हम इस टाइप से विभाजन करें, लेकिन क्या है कि इस टाइप से विभाजन में कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। तो क्या है, हिमालय पर्वत का विभाजन विभिन्न भू आकृति विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न आकार से किया जाता है। सर G.M. बर्नार्ड ने हिमालय पर्वत देशांतर आधार पर, देशांतर का मतलब ये होता है इस आधार पर भी बांटा है, इस आधार पर तो बांटा है, इस आधार पर भी अब हम बांट के देखेंगे। तो भारत में इसमें कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए भारत को 4 भागों में बांटेंगे। एक तो यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र, फिर यहां तक का क्षेत्र, फिर यहां तक का क्षेत्र, फिर यहां तक का क्षेत्र। कैसे, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी से काली नदी, सिंधु नदी से झेलम नदी, झेलम से काली नदी, काली नदी से तिस्ता नदी,
तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। इसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसको बोलते हैं असम हिमालय। इसमें हम बांट सकते हैं नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब मैं आपको बताता हूँ हिमालय सिटेक्सियल बैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सिटेक्सियल बैंड के बारे की बात में अगर मैं करूँ तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। क्या है कि एक एक पॉइंट में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका उत्तर जो है आराम से दे पाओ, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अगर मैं हिमालय की बात करूँ तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि ये पूरा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो हमने बाकी तो दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब ये रेंज जाती है तो एकदम से मुड़ जाती है, एकदम से ऐसे मुड़ जाएंगी। हिंदुकुश रेंज है, सुलेमान रेंज है, एकदम से मुड़ जाती है। और यहाँ पे देखें तो पूर्वी साइड में भी एकदम से मुड़ जाती है। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ये इसको पढ़ने लायक बात है। इसे बोल जाते हैं हिमालयन सिटेक्सियल बैंड। हिमालय पर्वत का सामान्य विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। यस, बिल्कुल है, पश्चिम से यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम है पूर्वी दिशा में, परंतु अपनी पश्चिम एवं पूर्वी सीमाओं पर इसमें आकस्मिक रूप से तीव्र दक्षिणतम मोड़ आते जाते हैं, पाए जाते हैं। हिमालय के इन्हीं तीव्र मोड़ों के पास नंगा पर्वत के पास सिंधु नदी के अति गहरे महाखंड का निर्माण किया है। इस क्षेत्र को भूगर्भिक संरचना का एक तीव्र मोड़ का रूप लेती है, जैसे किसी रुकावट के कारण यह मोड़ उत्पन्न हुआ हो। इस कारण ब्रह्मपुत्र के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का तीव्र मोड़ पाया जाता है। देखो क्या है कि यहाँ पे जो नदियां हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ने भी यहाँ पे हिमालय पर्वत का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको काट के अपना रास्ता बनाया है। यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसने भी काट के अपना रास्ता बनाया है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी है ये और सतलुज नदी ने भी यहाँ पे काट के अपना रास्ता बनाया है। तो ये तीनों नदियां जो हैं ये मतलब पहले की नदियां हैं, हिमालय की उत्पत्ति की पहले की नदियां हैं। और इनका जो बहाव है इतना तीव्र था, इतना ज़्यादा पानी था कि उन्होंने काट के अपना रास्ता खुद बना लिया है। और जहाँ से मिली है वहीं से यहाँ पे बहुत तीव्र मोड़ हो गया है, इसकी बात की जा रही है। जैसे किसी रुकावट के कारण यह मोड़ उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का अति तीव्र मोड़ पाया जाता है। इन स्थानों पर विवर्तनिक दबाव के कारण पश्चिमी तथा पूर्वी छोरों पर अति तीव्र मोड़ आ गए हैं। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मैंने अभी आपको ये बताया है कि अगर मैं ये बात करूँ, अभी मैंने आपको जो प्रादेशिक विभाजन मैंने आपको बताया था कि ये कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, काराकोरम, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें देखी हैं। और इसमें क्या है कि जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया। अगर मैं प्रमुख ग्लेशियर के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, तो जो ये हमारे जो ग्लेशियर पाए जाते हैं इनका टोटल क्षेत्रफल भी मैं आपको बता दीजिए। सियाचिन है, जो सियाचिन ग्लेशियर है कितने किलोमीटर फैला है, तो लगभग 75 किलोमीटर में इसका टोटल फैला हुआ है। इसके बाद सासैनी ग्लेशियर है, ये इसकी जो टोटल अगर मैं इसका विस्तार देखूँ तो लगभग 68 किलोमीटर में ये काराकोरम रेंज में ही आएंगे ये। इसके बाद आएगा हिस्पार जो है लगभग ये 61 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद बियाफो जो है लगभग फैला हुआ है 60 किलोमीटर में। और इसके बाद है बाल्टोरो है, ये लगभग फैला हुआ है लगभग 58 किलोमीटर के में। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है उसके बारे में फैला हुआ है। उसको जो अगर मैं अरुणाचल इसमें काराकोरम का ही जो है चोगोलुंगमा, इसका जो लगभग, तो ये इतने ही बहुत हैं, 4-5 से याद करना बहुत है, इतने से ही क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बहुत सारे महत्व भी हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये हिमालय है, हिमालय मतलब एक दीवार की तरह भारत में काम करता है। कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, अभी तो हम इसमें क्षेत्र में बता नहीं सकता हूँ, यहाँ से अभी तो पाकिस्तान है, यहाँ पे तो दुश्मन तो यही बैठा है एक तो। लेकिन पहले जब हमारा अखंड भारत हुआ करता था, ये पूरा जो रेंज है इसकी वजह से कभी भी हमारे जो ठंडी हवाएं हैं या फिर उत्तर से आक्रमण है ये कभी नहीं हुए हैं। जब भी आक्रमण हुए हैं हमारे, हमेशा यहाँ पे जो खैबर दर्रा था इसकी वजह से आक्रमण होते आए हैं। इसका जो विशेष महत्व भी है भारत के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत सारी नदियाँ हैं इससे हमारा जो प्रादेशिक विभाजन के साथ साथ में हमारा जो भौगोलिक विभाजन है वो भी होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम उपमहाद्वीप बोला जाता है। इस क्षेत्र को पूरा उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है इस क्षेत्र को पूरे को। तो ये इसका प्रमुख वो है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।